चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप हुआ था। आज वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ना है कूलम्ब के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि याद होगा आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि कूलम्ब का नियम हर जगह काम नहीं करता है, इसका कुछ शर्त है कि कहां पर काम करेगा। तो वही कंडीशन हम लोग को लिखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड लघुतरीय प्रश्न पूछा जाता है। लघुतरीय प्रश्न में पूछा जाएगा कूलम्ब का नियम का सीमा बताइए। तो हेडिंग दिया जाए, जहां तक हुआ था वहां से आगे हेडिंग देंगे कूलम्ब के नियम की सीमाएं। हेडिंग देंगे कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए कूलम्ब के नियम की सीमाएं, एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह नियम गतिमान आवेश के लिए, पॉइंट वाइज लिखा जाएगा। एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह नियम गतिमान आवेश के लिए, यह नियम गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होता है। गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं होगा तो किसके लिए लागू होगा? स्थिर आवेश के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत स्थैतिकी। चलिए 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए वाला, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह नियम दो बिंदु आवेशों के लिए, यह नियम दो बिंदु आवेशों के लिए, यह नियम दो बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। यह नियम दो बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। अब समझिए बिंदु आवेश क्यों कहा गया है? क्योंकि आवेश का अगर परिमाण ज्यादा का ले लीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। जब काम करेगा तो बिंदु आवेश के लिए काम करेगा। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे कूलम्ब का नियम केवल दो बिंदु आवेश के बीच में काम करेगा। आवेश का परिमाण कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह नियम दोनों आवेशों के, यह नियम दोनों आवेशों के, यह नियम दोनों आवेशों के माध्यम पर, दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। यह नियम दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। अब देखिए दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये है कि आप आवेश को कहां रखे हैं। जैसे याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, या आवेश को हम लोग पहले निर्वात में रखे थे, फिर हवा में रखे थे, फिर जल में रखे थे, अलग अलग माध्यम में हम लोग रख रहे थे। तो ये कह रहा है कि दो आवेश के बीच बल कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम में रखे हैं। आप हवा में रख रहे हैं, निर्वात में रख रहे हैं, जल में रख रहे हैं। क्लियर है बालक? क्योंकि याद कीजिए पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि निर्वात में रोकने वाला कोई नहीं रहता है तो ज्यादा बल लगता है। वायु में आ गया तो वायु में रोकने वाला वायु का कण है, तो वहां पर थोड़ा सा विद्युतशीलता आ जाता है। ठीक है, वहां पर विद्युतशीलता आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा।
फिर उठा के जल में रख दिए तो प्रतिरोध और क्या हो गया था, बढ़ गया था। रोकने वाला कौन है, तो जल का कण है। तो वही प्रतिरोध का नाम हम लोग क्या दिए थे, विद्युतशीलता। तब बताइए सब माध्यम में एक जैसा बल लगता है नहीं, ठीक है, सब माध्यम में अलग अलग बल लगता है, डिपेंड करता है कि आप रखे किस माध्यम में। चलिए अगले पॉइंट में कितना हुआ था, 4 नंबर में लिखेंगे। 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, स्थिर आवेशों के लिए मान्य। अगले पॉइंट में लिखेंगे, अगले पॉइंट में लिखा जाए यह नियम बहुत बड़ी दूरियों के लिए, यह नियम बहुत बड़ी दूरियों के लिए, यह नियम बहुत बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है। यह नियम बहुत बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है, मतलब ज्यादा अधिक दूरी पर ही समाप्त हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि सर मान लीजिए दूरी पर दोनों आवेश को रख दिया जाए तब, तो जहां रख दीजिएगा ये काम करेगा। अब समझिए आपने लिखा यह जो नियम है बहुत बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है, इसका अर्थ क्या है, तो याद कीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब का अगर बल वाला पद लिखे होंगे फॉर्मूला तो याद होगा कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब बताइए दूरी के साथ कौन सा संबंध दिख रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का। तो याद रखेंगे दूरी अगर बढ़ाइएगा तो बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूरी कम करेंगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि यह जो नियम है ये बहुत बड़ी दूरियों के लिए मान्य नहीं है। ज्यादा अधिक दूरी कर दीजिएगा तो बल क्या हो जाता है, समाप्त। तो ई वाला लिख लीजिए, अभी जो आपने लिखा है ये लिख लेंगे ताकि देखने से मालूम चल जाएगा कि दूरी के साथ इसका संबंध कैसा है वाला। F है व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ओके वाला अगले पॉइंट में लिखेंगे, हाँ बोलो कितने दूरी के लिए मान्य है, अभी लिखवा रहे हैं, लिखेंगे अगले पॉइंट में यह नियम 10 के पावर -14 मीटर, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए, 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए, कम दूरी के लिए मान्य, कम दूरी के लिए मान्य नहीं होता है, कम दूरी के लिए मान्य नहीं होता है, कम दूरी के लिए मान्य नहीं होता है। हो गया, अर्थात दो आवेशों के बीच, अर्थात दो आवेशों के बीच कम से कम, अर्थात दो आवेशों के बीच कम से कम, दो आवेशों के बीच कम से कम 10 के पावर -14 मीटर का, अर्थात दो आवेशों के बीच कम से कम 10 के पावर -14 मीटर का दूरी, 10 के पावर -14 मीटर का दूरी होना चाहिए, 10 के पावर -14 मीटर का दूरी होना चाहिए। क्लियर है बालक? अभी आप पूछे थे कि सर कितना पे काम करेगा, तो याद रखेंगे 10 के पावर -14 मीटर से, ठीक है, अधिक पर काम करेगा, इससे कम पर काम नहीं करता है। कितना पॉइंट होगा, 6। तो याद रखेंगे कम से कम 5 पॉइंट आप याद रखेंगे, टोटल 6 लिखवा है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। लिमिटेशन मतलब कूलम्ब का नियम कहाँ कहाँ काम करेगा, कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा, इसका क्या शर्त है, तो यही हम लोग लिखवाएं। और ये भी बताए थे कि कूलम्ब का नियम हर जगह काम नहीं करता है, इस जब काम करेगा तो स्थिर आवेश के लिए, जब काम करेगा तो बिंदु आवेश के लिए,
जब काम करेगा तो दो आवेश के बीच में ही काम करेगा, बाहर काम। चलिए अब यहां से आगे हमको विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर समझना है। ये सब विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है, तो इसमें देखिए कुछ समानता भी दिखेगा और कुछ असमानता भी। तो समानता क्या है, तो समानता ये है कि ये दोनों न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। दोनों एक प्रकार का संरक्षी बल है, ठीक है, दोनों एक प्रकार का केंद्रीय बल है, ठीक है। केंद्रीय मतलब दो आवेश के बीच लगने वाला बल या दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल। तो केंद्रीय मतलब होता है कि दो के बीच में काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ समानता भी है, कुछ असमानता भी है। तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे विद्युतीय तथा, हेडिंग देंगे विद्युतीय तथा, विद्युतीय बल कर लीजिएगा, विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण, विद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, विद्युतीय तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर हो गया। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए विद्युतीय बल को विद्युत स्थैतिक बल भी कहा जाता है। जो हम लोग बल पढ़ रहे हैं F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r², इसी का नाम विद्युतीय बल है। क्योंकि विद्युतीय बल जब उत्पन्न होगा तो आवेश के कारण उत्पन्न होता है। हो गया बालक। तो विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे सुन लीजिए। पहले विद्युतीय बल लिखकर डैश देंगे और इसका कुछ पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल लेंगे और उसका कुछ पॉइंट लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले विद्युतीय बल लिखकर डैश दीजिए। विद्युतीय बल लिखकर डैश दिया जाए, इसको पहले एक एक करके लिखिए। तो बताइए विद्युतीय बल आवेश के बीच में काम करता है कि द्रव्यमान के बीच में? तो याद रखेंगे कि जहां पर विद्युतीय आ गया वो हमेशा आवेश के बीच में ही काम करेगा, क्योंकि वो आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला बल होता है। तो लिखेंगे एक नंबर पॉइंट में लिखा जाए यह बल आवेश के कारण, हाँ एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यह बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यह बल आवेश के कारण उत्पन्न होता है। हो गया बालक। तो आवेश के कारण उत्पन्न होगा। आवेश कोई भी हो सकता है, धनावेश या ऋणावेश। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। यह बल माध्यम पर निर्भर करता है। हो गया बालक। अब देखिए यहाँ पर माध्यम हवा ले लिए, ठीक है, यहाँ पर माध्यम को हवा ले लिया जाए और एक इसी तरीके का एक और ले ले, इसमें माध्यम हम जल ले लेते हैं, माध्यम जल ले लिया जाए। अब बताइए यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच बल किसमें ज्यादा लगेगा? दो आवेशों के बीच बल ज्यादा किसमें लगेगा?
और दो आवेशों के बीच कम बल किसमें लगेगा? बिल्कुल। तो आप बोलेंगे कि सर इनके बीच लगने वाला बल ज्यादा होगा और इनके बीच आपस में लगने वाला बल कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हवा जो है बहुत कम है प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और याद कीजिए इसके लिए विद्युतशीलता 1 लिखे थे, तो यहाँ पर हवा का कण होगा और हवा का कण कम विरोध उत्पन्न करता है। क्यों? ये विरल नेचर का होता है और जल जो होता है सघन प्रकृति का होता है, इसका विरोध करने की क्षमता ज्यादा है। तो जब विरोध ज्यादा करेगा तो दो आवेश के बीच बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये विरोध कम करेगा तो दो आवेश के बीच बल क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए माध्यम पर, यहाँ माध्यम कौन है? हवा। यह माध्यम कौन है? जल। तो क्या आपका बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर किया कि नहीं? बिल्कुल। समझ में आ रहा है बालक? तो वही हम लोग लिखे हैं कि विद्युतीय जो बल है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कितना पॉइंट हुआ? 3 नंबर में लिखा जाए। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह बल आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक, यह बल आकर्षक है अथवा प्रतिकर्षक है, दोनों हो सकता है। यह बल आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक है, दोनों हो सकता है। यह बल आकर्षक अथवा प्रतिकर्षक है, दोनों हो सकता है। अब देखिए आकर्षक बल कब कहिएगा? तो मान लीजिए दो आवेश है और एक पर प्लस है एक पर माइनस, तो यहाँ पर आकर्षक बल होगा क्योंकि यहाँ पर विजातीय आवेश है, अलग अलग प्रकार का आवेश है। लेकिन अगर दो आवेश ले ले और दोनों पर समान प्रकार का आवेश रहे, दोनों पर प्लस है, तो यहाँ क्या होगा? प्रतिकर्षक। तो वही हम लोग लिखेंगे कि ये आकर्षक भी होता है और प्रतिकर्षक भी। आकर्षक कब होगा? विजातीय आवेश में, जब अलग अलग आवेश के बीच बल होगा। और प्रतिकर्षक कब होगा? सजातीय आवेश में, जब दो आवेश के बीच, जब दो आवेश पर नेचर एक जैसा रहेगा, या तो दोनों प्लस रहे या तो दोनों माइनस रहे। अगला पॉइंट लिखा जाए। अगला पॉइंट लिखेंगे यह बल 4 नंबर में लिख रहे हैं ना? लिखेंगे यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक प्रबल होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक प्रबल होता है। अधिक प्रबल होता है, प्रबल मतलब मजबूत। तो याद रखेंगे ये गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक मजबूत है? तो 10 के पावर 36 गुना। 5 नंबर पॉइंट में लिखा जाए बालक। 5 नंबर पॉइंट में लिखा जाए यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला, यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है जब दो आवेश, यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है जब दो आवेश एक दूसरे के निकट है, जब दो आवेश एक दूसरे के निकट स्थित हो, जब दो आवेश एक दूसरे के निकट स्थित हो गया वाला। तो लंबी दूरी तक का मतलब ये नहीं है कि एक आवेश यहाँ रखे हैं और एक अनंत पर रखे हैं, ऐसा नहीं है वाला। लंबी दूरी तक का मतलब ये हो गया कि अगर इस जगह का नाम आप अनंत लिए हैं, तो इस अनंत वाले जगह पर एगो प्लस आवेश एगो माइनस आवेश होना चाहिए। तो अनंत पे भी अगर ये दोनों आवेश रहेगा तो दोनों के बीच क्या होगा? बल लगेगा। कोई दिक्कत वाला? तो लंबी दूरी तक कहने का मतलब ये है कि अगर दूरी बहुत ज्यादा है
और उस ज्यादा दूरी पर अगर आवेश का जोड़ा है वो समान रहे या असमान रहे, तो यहाँ भी इनके बीच क्या करेगा, बल कार्य करेगा। चलिए ये था 5 नंबर में। 6 नंबर पॉइंट में लिखा जाए। 6 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। यह बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। यह बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। संरक्षी मतलब संरक्षी बल किसको आप कहिएगा? जिसका नाश नहीं होगा, जो माध्यम के सतह पर निर्भर नहीं करता है, बल कौन सा होगा? संरक्षी। तो अभी सारा तो हम लोग संरक्षी पढ़े हैं, 2 असंरक्षी पढ़े थे, कौन कौन? घर्षण बल और श्यान बल। चलिए कितना हुआ इसमें? 7 नंबर में लिखेंगे। 7 नंबर पॉइंट में लिखा जाए यह बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। यह बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। यह बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब, तो देखिए मान लीजिए कि 2 आवेश है, एक Q1 है Q2, तो अभी जब बल काम करेगा तो दोनों के बीच में काम करेगा। ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा। तो याद रखेंगे कि जो बल होगा ये दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा पर कहीं ना कहीं होगा, तो इसीलिए केंद्रीय कहा गया है। जब किसी भी पिंड के बीच में हो तो क्या कहेंगे? केंद्रीय कहेंगे। चलिए एक और लिखा जाए इसमें। लिखेंगे यह बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन। यह बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। यह बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। तो बताइए तीसरा नियम क्या था? क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब कि Q1 जितना Q2 पर बल लगाएगा, Q2 भी उतना ही Q1 पर बल लगाएगा। कल याद कीजिए क्वेश्चन हमने पूछा था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल समान होता है क्यों? समान, क्योंकि बल जो होगा दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। क्लियर है बालक? अंतर क्या है कि लोग का दिशा विपरीत होगा, एक आगे लगाएगा तो एक पीछे लगाएगा, लेकिन परिमाण क्या होता है? बराबर। क्लियर है बालक? कितना हो गया? कम से कम 5 याद रखिएगा। 8 बता चुके हैं, 5 कम से कम आपको याद रखना होगा। चलिए तो ये जितना लिखे किसके बारे में था? विद्युतीय बल के बारे में। और गुरुत्वाकर्षण बल लिखकर डाल दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल 11th में पढ़ना था इसके बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको बताया गया था कि ये हमेशा 2 पिंडों के द्रव्यमान के बीच में काम करता है और इस द्रव्यमान के कारण उत्पन्न भी होता है। तो 1 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। लिखा जाए यह बल 2 पिंडों के द्रव्यमानों के कारण 2 पिंडों के द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न तथा पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्यरत होता है। पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्यरत होता है।
कार्यरत मतलब काम करना, तो ध्यान देंगे हम दो द्रव्यमान लिए, एक पिंड ले लीजिए जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड ले लिए इसका द्रव्यमान m2 है। तो याद रखेंगे इनके बीच भी बल लगता है। अभी बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल लेंगे, तो पहला दूसरा पर बल लगाएगा, दूसरा पहला पर बल लगाएगा। अब ये बल का नाम क्या ले लिए, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ये किसके बीच काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच काम कर रहा है। और उत्पन्न क्यों होता है, तो पिंड के द्रव्यमान के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे आवेश वाला था, ये विद्युतीय बल क्यों उत्पन्न होता है, तो आवेश के कारण। कहाँ काम करेगा, तो आवेश के बीच में ही काम करेगा। उसी तरीके से अगर पूछा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है, तो पिंड के द्रव्यमान के कारण। और कहाँ काम करेगा, तो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच ही काम करेगा। 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह बल माध्यम की प्रकृति पर, यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर, यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब इसका अर्थ समझिए बालक, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है मतलब अगर ये दोनों द्रव्यमान को उठा के हम हवा से जल में रख दे, किसी भी माध्यम में डाल दे, इनके बीच लगने वाले बल पे कोई अंतर नहीं आता है। समझ में आ रहा है, इनके बीच लगने वाले बल पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बताइए माध्यम पर निर्भर किया, बिल्कुल नहीं। आप कहीं रखिए, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, उतना ही होगा जितना हवा में रहेगा, उतना ही जल में भी काम करेगा, और किसी माध्यम में उतना ही काम करता है। कारण कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है, जब काम करेगा तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ माध्यम से कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी उठा के इसको रख दीजिएगा तो बल का मान उतना ही होगा। 3 नंबर पॉइंट में लिखा यह बल हमेशा आकर्षक होता है, यह बल हमेशा आकर्षक होता है। आकर्षक मतलब आकर्षित करने वाला। अब बताइए विद्युतीय बल कैसा था वाला, आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, आकर्षक होगा। 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह बल प्रकृति में, यह बल प्रकृति में पाया जाने वाला, यह बल प्रकृति में पाया जाने वाला मूल बल है, यह बल प्रकृति में पाया जाने वाला मूल बल है, मूल बल है जो विद्युत चुंबकीय बल से, जो विद्युत चुंबकीय बल से, जो विद्युत चुंबकीय बल से 10 के पावर 36 गुना, जो विद्युत चुंबकीय बल से 10 के पावर 36 गुना दुर्बल होता है, जो विद्युतीय बल से 10 के पावर 36 गुना दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब चलिए याद रखेंगे, दुर्बल होता है मतलब कितना गुना कमजोर होता है। कारण क्या है कि वो प्रबल था, तो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अगले पॉइंट में लिखा जाए कितना हुआ बालक, 4। तो 5 नंबर पे लिखा जाए यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला, यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है, यह बल लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। तो बताइए अगर कोई कह दे कि लंबा दूरी तक लगेगा तो दूरी कितना हो सकता है, अनंत। तो याद रखेंगे कि अनंत तक काम करता है, लेकिन कमजोर बल है बालक। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएगा इसका परिमाण क्या हो जाएगा, बल का कम हो जाएगा।
हो गया, लिख लिए। यह है लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। तो दूरी लंबा कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। अगले पॉइंट में 6 नंबर में लिखा जाए, यह बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। यह बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। यह बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। 7 नंबर में लिखेंगे, यह बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। यह बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है जो दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच आरोपित होता है। दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच आरोपित होता है। हो गया बालक? चलिए 8 नंबर पॉइंट लिखा जाए, यह बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। यह बल न्यूटन के गति का तीसरा नियम का पालन करता है। तो बताइए न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब कि अगर M1 M2 पर बल लगाएगा तो M2 भी M1 पर बल लगाएगा। तो 8 पॉइंट हो गया बालक। चलिए तो दोनों में हम लोग कितना लिख लिया? 8 लिख लिए। आगे हेडिंग दिया जाए, आगे हेडिंग देंगे विद्युत बलों का। अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हेडिंग दिया जाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अब सवाल ये है कि सर ये अध्यारोपण होता क्या है? तो याद रखेंगे प्रकाश तथा प्रकाशिकी में आपको बताया गया था, वहां पर प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण हो रहा था और यहाँ पर विद्युत बलों का अध्यारोपण है। हेडिंग दे दिए। चलिए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद ही इसके बारे में लिखेंगे कि अध्यारोपण क्या होता है। तो याद रखेंगे किसी एक आवेश पर, देखिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मानिए कि मेरे पास कोई आवेश Q1 है और इस पर बहुत सारा आवेश बल लगा रहा है, Q2 बल लगा रहा है, Q3, Q4, Q5, जितना है बहुत सारा बल लगा रहा है। तो याद रखेंगे कि अगर पहला Q2 इस पर बल लगाया, Q3, Q4, Q5 सब मिलकर इस पर बल लगा रहा है, तो सभी आवेशों का समझिएगा, ये जितना आवेश इस पर बल लगाया है
तो सबका संयुक्त प्रभाव अध्यारोपण कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर दूसरा आवेश किस पर बल लगाया, पहला पर, इसको F12 लिख सकते हैं। F12 का मतलब क्या हुआ, दूसरा आवेश पहला पर बल लगाया है। क्लियर है बालक? फिर आपने बोला सर तीसरा भी इस पर बल लगाया है, तो F13 का मतलब तीसरा आवेश पहला पर बल लगाया, इसको लिखेंगे F14। चौथा आवेश किस पर बल लगाया, पहला पर, और इसको F1n, n मतलब अंतिम, पांचवा लिए हम लोग, चलिए तो 5 लिख देते हैं, लेकिन लेंगे n मतलब अंतिम होता है। तो 15 का मतलब क्या है, पांचवा आवेश किस पर बल लगाया, पहला पर। अब आपसे पूछा जाएगा इस पर टोटल कितना बल लगा, तो सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो याद रखेंगे कि Q1 आवेश पर सबको आप जोड़ के बता रहे हैं, तो जोड़ने की क्रिया क्या है, अध्यारोपण। मतलब सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योगफल को हम बलों का अध्यारोपण कहेंगे। ये सब मिलके बल लगाया तो कितना बल लगाया, तो याद रखेंगे सभी आवेशों का आरोपित बल का संयुक्त जो प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, अध्यारोपण। तो बताइए एक बल का अध्यारोपण होता है, नहीं, बल एक से अधिक रहेगा तब ना उसको जोड़कर संयुक्त प्रभाव दिखलाएंगे। तो याद रखिएगा कि बहुत सारा आवेश किसी एक आवेश पर अगर बल लगाए तो इनके आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योगफल अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो अब पूछा जाएगा टोटल बताइए कितना बल लगा, तो कहिएगा सबको जोड़ देंगे, तो कोई कहेगा F12, फिर F13, फिर F14, जितना रहेगा सबको जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद जो परिणामी बल होगा वही क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। कोई दिक्कत वाला? तो सिद्धांत क्या है, तो किसी एक आवेश पर आवेशों के निकाय द्वारा आरोपित बल का गणना करना अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना होगा, और एक चीज ध्यान देंगे, सुन लीजिए, जब हम इन दो आवेशों के बीच बल निकालेंगे तो याद रखिएगा कि बाकी सबसे अप्रभावित रहता है। मतलब Q2 और Q1 के बीच अगर बल निकालेंगे तो हमको Q3, Q4, Q8 सबसे कोई मतलब नहीं है, ये प्रभावित नहीं करेगा आपको। जब Q3 और Q1 के बीच निकालिएगा तो ये ऊपर वाला और ये सब नीचे वाला से कोई अंतर नहीं आता, ये सब प्रभाव नहीं डालता है। कोई दिक्कत वाला? तो जब दो आवेश के बीच हम लोग बल का गणना करते हैं तो ये अपने अगल बगल तीसरा चौथा जो भी आवेश है सबसे क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। अप्रभावित मतलब किसी का कोई असर इस पर नहीं रहेगा। हेडिंग हो गया है। अब देखिए उसी से संबंधित डायग्राम देखिएगा बनाए हुए हैं, दिख रहा है बालक? अभी जो समझा रहे थे वही डायग्राम है। तो चलिए पहले लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, लैंग्वेज लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। हेडिंग हो गया ना, लिखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत इस तथ्य पर, अध्यारोपण का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि, अध्यारोपण का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि, इस तथ्य पर आधारित है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, इस तथ्य पर आधारित है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत आकर्षण, कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके निकट, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके निकट, उनके निकट अन्य आवेशों की, उनके निकट अन्य आवेशों की उपस्थिति से, उनके निकट अन्य आवेशों की उपस्थिति से
अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित होता है। अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित होता है, अप्रभावित होता है। इसका अर्थ क्या है? तो अभी आपको समझा रहे थे कि जब Q1 और Q2 के बीच हम बल का गणना करेंगे तो बाकी सबसे क्या होगा? अप्रभावित, बाकी सबका कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी दिए गए, इस सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा किसी दिए गए आवेश पर, किसी दिए गए आवेश पर, किसी दिए गए आवेश पर आरोपित बल, किसी दिए गए आवेश पर आरोपित बल, आरोपित बल या कुल परिणामी बल, आवेश पर आरोपित बल या कुल परिणामी बल, या कुल परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा, कुल परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युतीय बलों के, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युतीय बलों के, विद्युतीय बलों के सदिश योगफल के, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युतीय बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, विद्युतीय बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योगफल के बराबर होता है। डायग्राम देखिए। चलिए डायग्राम बना के इसको लिख लीजिए, एक बार पुनः हम समझा देंगे। डायग्राम बना के लिख लीजिए। चलिए हो गया बालक, समझते हैं डायग्राम को और इसके बाद निकाल कर आगे बताएंगे। देखा जाए बालक, देखिए अभी तो ये डायग्राम आपको समझाए थे। यहाँ पर Q1 आवेश है, Q2 इस पर बल लगाया, Q3 बल लगाया, Q4 बल लगाया और Qn, n मतलब लास्ट वाला अंतिम वाला। अब देखिए Q2 अगर Q1 पर बल लगाएगा तो लिखने का तरीका क्या है? F12, 12 मतलब दूसरा आवेश पहले आवेश पर क्या किया है? बल लगाया है।
ठीक है। अगर कोई लिख दिया F13, तीसरा आवेश किस पर बल लगा है? पहले आवेश पर। तो ये आपको सिखा चुके हैं पिछले ही क्लास में कि कैसे लिखा जाता है। अब बताइए कि सब एक दूसरे पर बल लगाया है, Q2 लगाया, Q3 लगाया, Q4 और Qn सब लिख दिए। अब पूछा गया कि टोटल बल बताइए, सबका संयुक्त प्रभाव बताइए, जिसको अध्यारोपण कहा जाता है। टोटल सबका प्रभाव। अब देखिए सबको ऐड करना पड़ेगा। 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट कहां तक 1 है। दूसरा पहले पर बल लगाया, तीसरा फर्स्ट पर, चौथा फर्स्ट पर, n फर्स्ट पर। समीकरण 1। अब याद कीजिए पिछले क्लास में कूलॉम्ब के नियम का सदिश स्वरूप निकाल के बताए थे। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 into q2 upon rq into वेक्टर r12 कि जितना बल के साथ रहेगा उतना ही दूरी के साथ रहेगा। अब इस सबको तोड़ के अलग निकालेंगे। तो लिखे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। देखिए बालक, F बराबर कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, यहाँ पर r q था, तो दो तरीका है, ध्यान देंगे। हम बोले थे कि या तो r q लिख लीजिएगा और या तो इसको मॉड में वेक्टर r q। और ध्यान देंगे अगर ये 1 2 तो 1 2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो इसको बाहर निकाल देंगे बहुत आदमी। इसीलिए हम लोग सदिश वाला ही लेके चल रहे हैं, किताब में यही ज्यादा दिखेगा आपको। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड से बाहर निकालिएगा तो खाली परिमाण बच जाता है। जो नहीं पढ़े होंगे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए बालक, ये पहला के लिए हो गया। किसके लिए लिखे हैं? तो F12 के लिए। अब F13 के लिए लिखेंगे तो कितना होगा? अच्छा अभी एक और है मल्टीप्लाई वेक्टर r, यहाँ 1 2 है तो यहाँ क्या होगा 1। ये सदिश वाला में हम लोग पढ़े थे। बगल में बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना? q1 q3 बटा में मॉड में वेक्टर r q, और यहाँ पर 1 3 था, ध्यान देंगे 1 और 3 है तो यहाँ 1 3 हो जाएगा, और वेक्टर r यहाँ भी 1 3 मतलब 3 से 1 की ओर। चलिए अब कौन सा लिया जाए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q4, यहाँ पर वेक्टर r मॉड q, और ये कितना होगा 1 4, और यहाँ पर बालक वेक्टर r 1 4। अब n के लिए ले लेंगे, n मतलब अंतिम। तो बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 qn और बटा में वेक्टर r मॉड q 1n और r 1n। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब में क्या कॉमन है बालक? सब में कॉमन बताइए जो दिख रहा हो आपको। बराबर 1/q1 कॉमन नहीं है, q1 बाहर निकाल लिया जाए। q1 बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाहर, सब मिलके q1 में बल लगाया है तो q1 तो सबके साथ रहेगा, बाहर हो गया। अंदर बचेगा क्या? q2 नीचे वेक्टर r मॉड q और नीचे 1 2 इनटू वेक्टर 1 2 प्लस इसमें कौन बचेगा बालक? q3 नीचे मॉड वेक्टर मॉड r q, यहाँ भी 1 3 वेक्टर r 1 3 q4 नीचे मॉड अंडर वेक्टर r q 1 4 वेक्टर r 1 4। n वाला बताइएगा, n अंतिम वाला, तो qn अपॉन वेक्टर r मॉड q 1n इनटू वेक्टर r 1n। ये तो याद रखेंगे ये जो है आपका समीकरण कितना हो जाएगा? 2। पीछे वाला एक था, ये हो जाएगा, बना लिया। अब कहां पर RQ कब कॉमन लेते? जब सबका दूरी एक रहता तब ना जी। देखिए तो या सबका दूरी एक है, कोई ज्यादा है कोई कम है, अलग अलग दूरी है, तो दूरी अच्छा रहेगा तब ना कॉमन लीजिएगा। जब सब अलग अलग है तो आपको दूरी भी क्या रखना पड़ेगा? अलग अलग।
अब मालूम ही कैसे चलेगा कि दूसरा पहले पर बल लगाया? इसके लिए विस्थापन क्या लिखेंगे? आर कैप। और कहा तो 1 2 मतलब 2 से क्यू। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर कैप। कहा तो 1 3 मतलब 3 से। कोई दिक्कत कभी नहीं हटेगा। तो कितना होगा? वेक्टर आर 1 2 अपॉन मॉड में वेक्टर आर और यहाँ पर कितना 1 2। कल बताया गया था। इसको हटा दिए हम लोग और हटा के सदिश वाला यूज किए। हटा देना इसको, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। इसीलिए बोले ना कि ये देख ले लीजिए, पीछे वाला वीडियो जो होगा ना आप देख लीजिएगा। नागा कर दिए। अच्छा छोड़ दिया वो। चलिए तो कल वाला भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, उसको हम डाल देंगे। जिनका क्लास छूटा होगा देख लीजिएगा। और टेस्ट भी है आज शाम को, मालूम है ना जी? जो ग्रुप में है, जो ऐप में, उनको मालूम होगा, मैसेज गया होगा आपको। 6 बजे टेस्ट है। टोटल 20 क्वेश्चन है, आधे घंटे का समय है। आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। और एक चीज और, बहुत आदमी कम समय में उससे बाहर हो जा रहे हैं। जब तक टोटल क्वेश्चन कंप्लीट ना हो सबमिट ना करें, ठीक है? और लास्ट तक अगर सबमिट करना है तो लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा अभी हमसे। बोला जाए खुद से भी लिख सकते हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। लिखेंगे समीकरण, लैंग्वेज लिखे समीकरण समीकरण 1 तथा 2, लैंग्वेज लिखे वाला समीकरण 1 तथा 2 Q1 आवेश पर, समीकरण 1 तथा 2 Q1 आवेश पर लगने वाले, समीकरण 1 तथा 2 Q1 आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बलों का, Q1 आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बलों का योगफल है, Q1 आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बलों का योगफल है, विद्युतीय बलों का योगफल है, जिसे विद्युतीय बलों का, जिसे विद्युतीय बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे विद्युतीय बलों का
अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे विद्युतीय बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे विद्युतीय बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। बस यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी अगले क्लास में। बंद कर दीजिए बालक।